हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड मशीनिस्ट ग्राइंडर फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों, आपके टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। तथा साथियों, इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपने ट्रेड थ्योरी को बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर साथियों मशीनिस्ट ग्राइंडर के अगर आपको और प्रीवियस ईयर के पेपर या और वीडियो अगर आपको देखनी हो इस ट्रेड से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मशीनिस्ट ग्राइंडर के फोल्डर में जाकर मशीनिस्ट ग्राइंडर से रिलेटेड आप काफ़ी वीडियो वहाँ देख सकते हैं। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व इन शॉप फ्लोर। कर्मशाला जो कार्यशाला होती है हमारी, जो शॉप वर्कशॉप होती है, उसमें जो फर्श होती है फर्श पे हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो फर्श पर जो भी वर्कशॉप होती है तो फर्श पर क्या है कि एक तो ऑयल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि अगर फर्श के ऊपर अगर ऑयल बिखरा हो तो स्लिप स्पेस के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं और कोई भी वहाँ गंदगी ना फैली हो। तो कीप द फ्लोर एंड गैंगवे क्लीन, फर्श और गैंगवे को साफ रखना। तो ये प्रिकॉशंस या सावधानी हमें बरतनी है वर्कशॉप फ्लोर के अंदर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर फुट प्रोटेक्शन इन शॉप फ्लोर। जो शॉप फ्लोर होती है, जो भी हमारी कर्मशाला या कार्यशाला है में फर्श में पैरों की सुरक्षा के लिए कौन सा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो पैरों की सुरक्षा के लिए जो हम PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं वो करते हैं सेफ्टी शूज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3, सुरक्षा के जूतों का हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इज यूज फॉर द आई प्रोटेक्शन। आँखों की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आँखों की रक्षा के लिए हम क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं गॉगल्स। अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग के समय क्या कि छोटी छोटी चिप्स निकलती है, अगर वो हमारी आँखों में जा सकती है, तो जब भी ग्राइंडिंग करते हैं तो हमें गॉगल्स पहनने चाहिए। तो ये हमारे सेफ्टी के उपकरण या PPEs हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज फॉर द हैंड प्रोटेक्शन। हाथ की सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हाथ की सुरक्षा के लिए जो हम PPE या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करते हैं वो करते हैं ग्लव्स, और ग्लव्स भी किसके, लेदर ग्लव्स, चमड़े के दस्तानों का उपयोग करते हैं हाथ की रक्षा के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फायर। विद्युत उपकरण आग बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल जो पैनल है अगर उसके अंदर आग लग जाती है, मतलब ऐसी आग जो इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड हो, तो उस आग को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विश करने के लिए हम यूज करते हैं हेलोन एक्सटिंग्विशर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मटेरियल इन्वॉल्व्स द क्लास A फायर। तो जो फायर की क्लास होती है ABCDE इस तरीके से जो क्लासेज होती है, तो ये पूछ रहा है कि जो क्लास A होती है फायर की, उसके अंदर कौन सा मटेरियल शामिल होता है। तो उसके अंदर जो मटेरियल शामिल होता है वो होता है वुड, पेपर एंड क्लॉथ, लकड़ी, कागज़ या कपड़ा।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन फॉर स्टोरिंग द वेस्ट मेटल्स। अपशिष्ट धातुओं के भंडारण के लिए जो कलर का जो डिब्बा होता है वो किस कलर का होता है। तो आपने जैसा कि आपने देखा होगा किसी हॉस्पिटल में गए हो, किसी इंडस्ट्री में गए हो, तो अलग अलग कलर के डस्टबिन लगे होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो वेस्ट मेटल है उसको हम स्टोर करने के लिए, उसका भंडारण करने के लिए किस बिन का हम उपयोग या किस कलर के बिन का हम उपयोग करते हैं। तो वो जो कलर होता है बिन्स का वो होता है रेड कलर या लाल कलर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर एंगल डायरेक्टली। कौन सा उपकरण कोणों को सीधे माप नहीं सकता। तो ऐसा उपकरण है जो वो कहलाता है हमारा बेवल गेज। तो बेवल गेज इज ए इंस्ट्रूमेंट विच कैन नॉट मेजर द एंगल डायरेक्टली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो बेवल गेज क्या होता है कि टू मेजर द शार्पनिंग एंगल ऑफ द कटिंग एज एंड इट इज आल्सो यूज टू मेंटेन एंड सेट द एंगल व्हेन द ग्राइंडिंग। तो ये होता है बेवल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग द मेटल्स आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो ये कहलाती है हमारी वेब चीजल। तो वेब चीजल इज ए चीजल विच इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग द मेटल्स आफ्टर द चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए हम वेब छेनी का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज टू मेजर द एंगल डायरेक्टली। कोणों को सीधा मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो डायरेक्टली एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं बेवल प्रोटेक्टर। तो चांदा आपने देखा होगा एक तरीके से, उससे हम एंगल को मेजर भी कर सकते हैं और एंगल को ड्रा भी कर सकते हैं, एंगल बना भी सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। बेवल प्रोटेक्टर इज मेनली यूज टू मेजर द एंगल डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फीचर ऑफ फाइल विद इस फेस स्लाइटली बेवल्ड इन लेंथ वाइज। लंबाई के लिहाज से थोड़ा बैल वाले फेस की जो फाइलों की जो मुख्य विशेषता है वो क्या होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर कोई खाना खा लेता है तो उसका पेट उभर जाता है। तो ये कहलाता है हमारा उभरा हुआ, जो उभरा हुआ पेट या उभरा हुआ पोर्शन, तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स। जैसे कॉन्वेक्स दो तरीके की शेप होती है, एक होता है ये होता है कॉन्वेक्स शेप, और इस तरह की जो शेप होती है जो होती है हमारी कॉनकेव। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द फाइल, फाइल का उथलता या उभरापन एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार। एक राउंड बार है, जिस तरीके से कह सकते हो आप, जो राउंड बार है या जो गोल सलाखों के केंद्र को खोजने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो राउंड बार का अगर जो हमें केंद्र खोजना है तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है जेनी कैलिपर। तो जेनी कैलिपर की हेल्प से हम जेनी कैलिपर इज मेनली यूज टू फाइंड द सेंटर ऑफ द राउंड बार। जो राउंड बार है उसका केंद्र पता करने के लिए हम जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो जेनी कैलिपर में क्या होता है कि दो लेग होती है, एक स्ट्रेट लेग होती है, एक बैंड लेग होती है। वो स्ट्रेट लेग और बैंड लेग आपस में कनेक्टेड होती है, उसको हम बोलते हैं पाइवट पॉइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेशल फाइल्स हैव राउंडेड शैंक ड्रिवन बाय पोर्टेबल मोटर विद फ्लेक्सिबल शाफ्ट। लचीली शाफ्ट के साथ पोर्टेबल मोटर द्वारा संचालित किन विशेष फाइलों के गोल शैंक होते हैं। तो ये हमारी होती है रोटेरी फाइल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ इंजीनियर हैमर। इंजीनियर के हथौड़े का जो मेन उपयोग है वो क्या है। तो इंजीनियर हैमर का जो मेन उपयोग है वो है फॉर स्ट्राइकिंग पर्पज। तो जो हैमर का जो मेन पर्पज होता है, हम किसके लिए, चोट मारने के लिए या स्ट्राइक करने के पर्पज से ही हम यूज करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ आउटसाइड कैलिपर। बाहरी कैलिपर का उद्देश्य क्या है। तो आउटसाइड कैलिपर इज मेनली यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन। जो बाहरी
आयामों को मापने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्क्वायर फाइल। वर्ग फाइल का उपयोग क्या है। तो डिफरेंट तरह की फाइल्स होती है। तो स्क्वायर फाइल जो मेनली यूज करते हैं फॉर फाइलिंग द रेक्टेंगुलर ओपनिंग, आयताकार उद्घाट या फाइलिंग करने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मेटल कंटेन द आयरन। किस धातु में लोह पाया जाता है। तो दो तरह की मेटल होती है, एक होती है फेरस मेटल, एक होती है नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल वो मेटल होते हैं जिसके अंदर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है, और नॉन फेरस मेटल वो होती है जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, ना के बराबर पाई जाती हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाए तो वो कहलाती है हमारी फेरस मेटल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मेटल डज नॉट कंटेन द आयरन। किस प्रकार की धातु में आयरन नहीं होता है। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, दो तरह की मेटल होती है, फेरस नॉन फेरस। जिसमें आयरन पाया जाए तो होती है फेरस मेटल, जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाए तो वो हमारा ही कहलाती है नॉन फेरस मेटल या एलओ धातु। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द विजिबल एग्जैक्ट ग्रेन साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोकन मेटल। टूटे हुए धातु के दृश्यमान कण आकार और संरचना को देखने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऐसी कोई मेटल है, कोई धातु है जिसको हमने तोड़ दिया है, तोड़ने के बाद उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या ग्रेन जो साइज होता है या कोई जो उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका आकार है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो वो करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट इज मेनली यूज फॉर ऑब्जर्विंग या विजिबल एग्जैक्ट ग्रेन साइज एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रोकन मेटल। तो एक तरीके से ग्लास जैसा होता है माइक्रोस्कोप, आपने देखा होगा अपनी लैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो हमारा टेपर थ्रेड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। तो आप देख सकते हो कि थ्रेडिंग की हुई है। थ्रेडिंग भी अगर जो टेपर ऐसे होती है, जो टेपर ये पोर्शन हो या इस तरीके से आप कह सकते हो, तो कोई मतलब ऊपर डाया ज़्यादा हो नीचे डाया कम हो, तो इस तरह की जो शेप कहलाती है वो हमारी कहलाती है टेपर शेप। तो यहाँ पे क्या की गई है, टेपर थ्रेडिंग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिंच इज यूज इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तंग स्थानों पर किस रिंच का उपयोग कर सकते हैं हम। ऐसा स्थान जहाँ पे हमारा हाथ नहीं जा रहा हो, तो ऐसे स्थान पर जो रेस्ट्रिक्टेड या तंग वाले जो स्थान है उस पर जो पाइप रिंच या हम यूज करते हैं वो हमारा कहलाता है टी हैंडल टेप रिंच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेप ड्रिल साइज। टेप ड्रिल साइज का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो ये हमारा कहलाता है माइनर डायमीटर इज इक्वल्स टू मेजर डायमीटर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ। लघु व्यास इज इक्वल्स टू बराबर होता है प्रमुख व्यास या मेजर व्यास जो बड़ा डायमीटर या होता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ गहराई। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो है हमारा चक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो ये हमारी क्या है कि ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन के मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। तो ये जो आप देख पा रहे हो नीचे नीचे तो हो गया हमारा बेस। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, एक्स दे देगा, पूछ लेगा कि ये क्या है। ये है हमारी वर्क टेबल जिसके ऊपर हम वर्क पीस को रखते हैं। ये है हमारी वर्क टेबल या वर्किंग टेबल भी इसको बोल सकते हैं। इसके पीछे एक एडजस्टेबल नट होता है। इस वर्किंग टेबल को हम ऊपर एडजस्ट करना हो या नीचे एडजस्ट करना हो तो एडजस्टेबल नट की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो इसी क्रम में एक्स तो मैं बता ही चुका हूँ कि एक्स क्या है। तो एक्स हो गया हमारा चक। और चक के ऊपर क्या लगा होता है, जैसा कि आप चक के ऊपर देख पा रहे हैं, तो ये हमारा होता है स्पिंडल। और स्पिंडल और एक होता है हैंड व्हील जो कि यहाँ दिखाया गया एक पोर्शन उसका पीछे दिखाई दे रहा है, उसकी सहायता से हम इसको एडजस्ट करते हैं। और ये ऊपर का जो पोर्शन है ये कहलाता है उसका हेड। तो मैं आपको लिख देता हूँ।
तो जो एक्स है, एक्स तो हमारा हो गया चक, और चक के ऊपर लगा होता है स्पिंडल। जैसे एक तरीके से कहते हो तो स्पिंडल के अंदर ही चक लगा होता है। ये है हमारा हैंड व्हील। हैंड व्हील, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है हेड। हेड के बाद जो पीछे आप देख पा रहे हो, पीछे लगी हुई है हमारी मोटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारी मोटर, और ये जो जिसके ऊपर खड़ी है इसको हम बोलते हैं कॉलम, या बैक साइड में कॉलम होता है और मोटर लगी होती है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे किसी भी एक मशीन को डायग्राम दे देगा और एक्स दे देगा, पूछ लेगा कि इस पार्ट्स का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या रहता है, ड्रिल चक। तो ड्रिल चक इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू होल्ड द स्ट्रेट सैंक ड्रिल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। एक चित्र दिया गया है, और जो चित्र में आप देख पा रहे हो कि जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं हम क्या है, ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्स क्या है, एक मशीन वाइज है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो है हमारा सेंटर स्क्रू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ असेसरीज मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में जो अंकित खराद सहायक उपकरण है उसका नाम क्या है। तो एक लेथ मशीन दी गई है। लेथ मशीन में हमसे ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स है हमारा फोर्जा चक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो जो एक्स है हमारा, एक्स है फोर्जा चक, और ये इसकी सहायता से जो हैंडल है उसकी सहायता से लॉक कर रहा है। तो मैं आपको जो एक तरीके से जो असेंबली होती है लेथ मशीन की, उसमें क्या होता है कि एक तरफ होता है हेड स्टोक, एक तरफ होता है टेल स्कोप। टेल स्कोप और हेड स्कोप के बीच में ही जो स्पिंडल्स होता है, स्पिंडल्स किस पे होता है, वो होता है हेड स्टोक के असेंबली के ऊपर लगा होता है, और जो टेल स्टोक होता है उसके पीछे हैंडल लगा होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो, तो जो हमारा हेड स्टोक है उसी के अंदर ही हम चक को इंसर्ट करते हैं। तो ये चक को हमें इंसर्ट कर दिया है हेड स्टोक असेंबली के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये हमारा जो वर्क पीस है, तो मेनली जो हेड स्टोक और टेल स्टोक है जॉब को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ जो एक्स है वो है हमारा फोर्जा चक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। तो हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लेथ मशीन का, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ये हमारी हेड स्टोक असेंबली, ये हमारी टेल स्टोक असेंबली, सॉरी ये हमारी टेल स्टोक असेंबली, ये हमारा कैरीज बोलते हैं इसको, कैरियर जो ले जाता है एक तरीके से जो भी हम फीडिंग करते हैं। तो जो ये मेनली हम जो हेड स्टोक और जो टेल स्टोक होता है इसके अंदर ही हम वर्क पीस को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे ये मेनली होल्डिंग और क्लैंपिंग डिवाइस होता है। ये हमारा होता है चक, ये 4 3 चक, जो भी हमें एज पर स्टैंडर्ड या एज पर वर्क पीस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें यूज करना हो तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। हमारा बेस है, मोटर लगी हुई है, ये हमारा हैंडल है। तो ये बाकी एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कंपोनेंट्स के नाम दे देगा जी। ये जो बीच वाला पोर्शन इसको हम बोलते हैं कैरीज। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A2। तो एक्स क्या है, एक बेड है जिसके ऊपर मशीन को रखा गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पीपी या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज फॉर द आइज प्रोटेक्शन व्हाइल द टर्निंग। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जब भी हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आंखों की सुरक्षा के लिए हमें आंखों पर गॉगल्स पहननी चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। सेफ्टी गॉगल्स शुड बी यूज व्हाइल ग्राइंडिंग और टर्निंग ऑपरेशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित एंगल है वो क्या है। तो एक्स का जो एंगल है किसी भी टूल में ये हमारा कहलाता है रैक एंगल। तो रैक एंगल तीन तरह के होते हैं, जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल और नेगेटिव रैक एंगल। तो रैक एंगल इज ए पैरामीटर मेनली यूज इन वेरियस कटिंग प्रोसेस, describe the angle of cutting face related to the workpiece। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2 साइड रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये है हमारा टॉप रैक एंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो एक्स के रूप में जो हमारा चिन्हित भाग है वो है हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉर्मूला यूज टू फाइंड द कटिंग स्पीड इन ए लेथ। तो कटिंग स्पीड इन ए लेथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा v इज इक्वल टू पाई dn/1000 मीटर पर मिनट। तो इसमें जो v है वो तो है स्पीड और d है डायमीटर और n है नंबर ऑफ rpm। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज ऑन द लेथ। इस टूल का नाम बताइए जिसका हम उपयोग लेथ मशीन के ऊपर करते हैं। तो ये जो हमारा टूल है ये हमारा टूल कहलाता है ब्रेज टूल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो चित्र में जो टूल दिया गया है इस टूल का हमें नाम बताना है। तो इस टूल का जो नाम है वो है हमारा पार्टिंग ऑफ टूल। तो पार्टिंग ऑफ टूल का जो मेन मतलब होता है कट द वर्क पीस टू ए स्पेसिफिक लेंथ, मतलब किसी चीज़ का पार्शन करना। मान लो एक सपोज करो 100 mm की लेंथ है, उसको दो पार्ट्स में कर दिया 50-50 में, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम करेंगे पार्टिंग ऑफ टूल का। किसी भी चीज़ का पार्टीशन करना हो, किसी वर्कशीट का पार्टीशन करना हो टू ए स्पेसिफिक लेंथ विद एक्यूरेसी, दैट इज डन बाय द पार्शल ऑफ टूल्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन द टेल स्टॉक स्पिंडल। टेल स्टॉक स्पिंडल पर किस प्रकार का टेपर प्रदान किया जाता है। तो जैसा कि आपने लेथ मशीन में देखा होगा कि दो तरह की असेंबली होती है, एक होती है हेड स्टॉक असेंबली, एक होती है टेल स्टॉक असेंबली। तो टेल स्टॉक असेंबली में जो स्पिंडल यूज किया जाता है उसके अंदर जो टेपर दी जाती है वो हमारी कहलाती है मोस्ट टेपर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन द सैंक ऑफ द लेथ सेंटर। खराद केंद्र के सैंक पर किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो जो सेंटर लेथ पर जो सैंक का जो टेपर दिया जाता है वो भी मोर्स दिया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ टेपर मार्क्ड एज एक्स। टेपर क्या होता है कि एक तरफ से बड़ा डाया हो, एक तरफ से छोटा डाया हो। तो एक्स के रूप में जो चिन्हित किए गए टेपर के जो तत्व है या एलिमेंट है वो क्या है। तो ये हमारा स्मॉल डायमीटर या छोटा व्यास। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। तो साथियों ये तो 38 क्वेश्चन थे, ये थे हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन। तो WCS या वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ यूनिट। इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार है वो कौन से हैं। तो इकाइयों की जो प्रणाली के जो 2 प्रकार होते हैं वो होते हैं, एक होता है फंडामेंटल सिस्टम, एक होता है ड्राइव सिस्टम। तो राइट आंसर जो ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स। मूलभूत इकाइयाँ हैं वो कौन सी होती है। तो मूलभूत इकाइयाँ जो हमारी होती है वो होती है लेंथ, मास एंड टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लेटर M इन MKS सिस्टम। MKS प्रणाली में जो M अक्षर है वो क्या दर्शाता है। तो MKS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। तो M से मतलब है यहाँ पे मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मैनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है। तो 5 to 9 का जो स्क्वायर रूट है वो इस तरीके से हम निकालते हैं। 5 to 9 पीछे से पेयर बनाते हैं, पेयर कंप्लीट नहीं होता है तो हम 0 ऐड कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, ऊपर से तारा पेयर ही उतरता है, 2 9 उतरेगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर जाएगा 3 पे, तो 1 to 9। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन भी आंसर दे सकते हो। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना 169 आएगा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 9 आएगा, तो इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो क्या दिया हुआ है 0.456, तो भी हम दशमलव को या डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी नीचे 0 आ जाती है। और पर किसी भी चीज़ को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ आया 456 डिवाइड बाई 10। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। तो ये जो 6 क्वेश्चन थे ये थे हमारे WCS के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम ज़्यादातर सिंबल्स का उपयोग करते हैं। तो आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। तो ये किसका सिंबल है। ये जो सिंबल है ये वाटर का एक सिंबल है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ द मटेरियल। चित्र में दिखाई गई सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। तो चित्र में दिया गया है ये किसका सिंबल है, ये है लकड़ी का या वुड का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम को पहचानिए। तो ये क्या है, प्रोटेक्टर है या चांदा है, जिसके द्वारा हम एंगल को मेजर भी कर सकते हैं और एंगल को बना भी सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2, चांदा या प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो 2 तरह की सेट स्क्वायर होती है, एक होती है 90 45 45, एक होती है 360 90। तो ये जो हमारी जो सेट स्क्वायर है ये हमारी 45 वाली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपास इज यूज फॉर ड्रा। जो प्रकार है या कंपास है उसका उपयोग किस चीज़ को ड्रा करने के लिए करते हैं। तो कंपास का जो मेनली उपयोग करते हैं वो सर्कल या वृत्त को बनाने के लिए हम करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइटल ब्लॉक पोजीशन इज करेक्ट एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। एक मानक अभ्यास के रूप में जो शीर्षक ब्लॉक की जो स्थिति है वो सही है। तो जो भी टाइटल ब्लॉक होता है हमारा, जो टाइटल ब्लॉक की जो मेन पोजीशन होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट के ऊपर वो होती है राइट बॉटम। तो राइट साइड में निचला हिस्सा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1। टाइटल ब्लॉक की जो भी पोजीशन होती है वो होती है राइट साइड में नीचे की तरफ। तो बॉटम राइट में टाइटल ब्लॉक्स बनाया जाता है। टाइटल बॉक्स के अंदर जो ड्राइंग नंबर्स होते हैं, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती है। क्या किस तरीके से हमने स्केलिंग यूज़ की है, क्या डायमेंशन यूज़ किए, ये सब टाइटल बॉक्स के अंदर लिखी जाती है। तो ये थे हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना। अगर हम नौकरी में कहीं पे काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास रोजगार है, तो हम क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय या रोजगार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी टू डू इज, जो करने की क्षमता क्या है। तो एबिलिटी टू डू इज ए स्किल, या कौशल है वो करने की क्षमता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन विद ग्रोथ माइंडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डैश तैयार रहता है। एक जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसने जीवन में ये सोच रखा है कि मुझे कैरियर में आगे बढ़ना है, मुझे अपने कैरियर में बहुत सी चीज़ें अचीव करनी है, तो एक ग्रोथ माइंडसेट वाला जो पर्सन होता है वो खुद को बदलता है। अगर उसके अंदर कोई गलती है या एक तरीके से कह लो तो कोई वीकनेस है, कोई वीक पॉइंट है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करता है। उसको ये लग रहा है कि मेरी कोई स्किल में कमी है तो वो नई चीज़ों को सीखता है या लर्न करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखने के लिए तैयार रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब दैट हैव बिकेम आउटडेटेड इन द लास्ट 5 ईयर। जो नौकरियां पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से 10 से 15 साल पहले क्या होते थे, एसटीडी बूथ होते थे। एसटीडी स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग बूथ। तो सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग जो बूथ होता था या एसटीडी बूथ होता था वो एक व्यक्ति चलाता था। तो व्यक्ति चलाता था तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास रोजगार था, वो एसटीडी बूथ से ही अपने इनकम को जनरेट कर रहा था या कुछ पैसे उससे कमा रहा था। लेकिन आज के दौर में क्या होगी, हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन हो गया है। इसके कारण क्या है कि एसटीडी जो बूथ है वो ख़त्म हो गया है। मतलब जो एसटीडी बूथ पहले जो व्यक्ति चला रहा था इसका मतलब वो रोज़गार में था, लेकिन आज एसटीडी बूथ का जो चलन है वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब उसके पास रोज़गार नहीं है। तो उस जो पहले की जो नौकरी है वो लगभग पुरानी हो चुकी है। तो कौन सी नौकरी पुरानी हो चुकी है, हमारी है एसटीडी बूथ। इनका चलन है बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड। 21वीं सदी में कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंट्री हो, मैसनरी की स्किल हो या प्लम्बिंग की स्किल हो, तो आप अगर कोई मार्केट में कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई रिसेशन आ जाता है, जैसे कोरोना आया था, हर व्यक्ति घर बैठ गया था, तो अगर हमारे पास स्किल है, मतलब हम दूसरे स्थान पर तो नहीं जा सकते कमाने के लिए क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह उस टाइम सब बंद हो गई थी। तो अगर जो भी है जिस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और हमारे पास स्किल है, तो कोई हमारे पड़ोसी या थोड़ी कम डिस्टेंस पे कोई समस्या आती है तो हम उसको रिपेयर मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी सिचुएशन या मार्केट में कुछ भी आ जाए, रिसेशन आ जाए, कोरोना की लहर आ जाए या उसकी किसी व्यक्ति की जॉब चली जाए जहाँ पर्टिकुलर वो काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर स्किल है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बिंग की, कारपेंटर की कोई भी स्किल है, तो वो आदमी भूखा नहीं मरेगा, कुछ ना कुछ कमा खाएगा, हमेशा वो रोज़गार में बना रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स। नैतिकता का अर्थ क्या है? तो नैतिकता का अर्थ होता है डिसाइड व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। यह तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है या क्या गलत है। तो ये हमारा कहलाता है नैतिकता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यूज आर। मान क्या है? तो जैसा कि हमारी समाज में हमें कितने लोग पसंद करते हैं, हमारी समाज में क्या वैल्यू है, तो ये चीज़ें हमारी करैक्टरिस्टिक्स को डिपेंड करती हैं, हम कितना लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोटिवेट अवर एटीट्यूड एंड एक्शन। हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करना ही हमारा मान कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में जो संक्षिप्त विवरण है वो क्या कहलाता है? तो आपने जो भी लोअर क्लास में पढ़े होंगे तो हमेशा देखा होगा कि बुक के ऊपर एक प्रस्तावना या प्रीजेम्बल्स लिखा होता था कि जो कि संविधान से रिलेटेड होता था। तो द प्रीजेम्बल इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पज एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। जो अनुचित है या ओड वन टर्म है, कोई भी विषम टर्म है, उसको हमें पहचानना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो हमने वाटर पोल्यूशन सुना है, एयर पोल्यूशन सुना है, साउंड पोल्यूशन सुना है, लेकिन ग्रीन पोल्यूशन कोई पोल्यूशन नहीं होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। ग्रीन पोल्यूशन या हरित जो प्रदूषण है वो एक इम्प्रॉपर टर्म है या अनुचित पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स और नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ
समान व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसा देश क्या कहलाता है? तो ऐसा देश कहलाता है धर्मनिरपेक्ष देश या सेकुलर कंट्री। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर समान व्यवहार नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब वो जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए मेजर चेंजेस टेक प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में जो मुख्य परिवर्तन होते हैं वो किस लिए होते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादातर कहाँ पे होती है? किसी भी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो इंडस्ट्री के अंदर ही कोई क्रांति आई, कोई रिवॉल्यूशन आया है, उसके द्वारा ही कोई चेंजेस पॉसिबल होता है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज ए मेजर चेंजेस टेक्स प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन। जो पहला औद्योगिक जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी 18th सेंचुरी या 18वीं सदी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड स्किल। जो कठिन जो कौशल है वो क्या है? तो जो हार्ड जो स्किल मानी जाती है, जैसे हमें कोई चीज़ नई चीज़ सीखनी है, कोई लैंग्वेज सीखनी है तो हम सीख सकते हैं, चाहे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश जो भी हमें सीखनी है। अगर हमें कोई टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें दिए हुए समय पर ही कार्य करना है तो वो भी मैनेज कर सकते हैं। किसी चीज़ को हमें सीखना है, लर्निंग करनी है तो हम लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो भी नॉर्मल व्यक्ति जो टाइपिंग स्पीड को अचीव कर पाता है 30, 35, 40 तक पहुंच जाता है, रियली केस में 45 तक पहुंच जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, 1-2% ही होते हैं जो इससे ज़्यादा टाइपिंग वर्ड की टाइपिंग को कर पाते हैं। तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना क्या होता है कि एक हार्ड स्किल के अंदर माना जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें पहले खुद को पहचानना होगा कि क्या हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या हमारे वीक पॉइंट है। जो भी हमारे वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी हमें अपने आप को विकसित करना है तो हमें खुद को जानना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2, नो योर सेल्फ या खुद को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन क्या कहलाता है? समय प्रबंधन से मतलब है कि दिए हुए कोई भी हमें टास्क मिलेगी और टास्क को हमें इतने समय में कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट। अपने कार्य जो भी हमें कार्य मिला है अगर समय पर हम पूरा कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा समय प्रबंधन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिज्यूम शुड बी। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिज्यूम है या बायोडाटा है या कैरिकुलम विटाई है वो एक छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा और स्टीक होना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। किसी कार्य में दिए गए कर्तव्य और जिम्मेदारियों को जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाता है? तो जब भी कहीं भी हमारी जॉब लगती है तो हमें एक रिटन डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि हम जो हमारी क्या क्या जिम्मेदारियाँ, क्या क्या ड्यूटी कर्तव्य और जिम्मेदारी हमारी क्या क्या रहेंगी। तो ये हमारा कहलाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन जॉब इज कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर रिसीविंग एन इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद जो आपका जो अगला कदम है वो क्या होगा? तो जब भी हमारे पास कोई इंटरव्यू की कॉल आती है तो हम क्या करेंगे? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा हम इंटरव्यू देने जाएंगे, अपीयर फॉर द इंटरव्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सुटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंसेज। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। डैश एनिमल डू यू लाइक। तो WH शब्द से जो WH से रिलेटेड हो तो विच एनिमल डू यू लाइक। आप किस पशु को पसंद करते हैं, किस एनिमल को आप पसंद करते हैं, कौन से एनिमल को आप पसंद करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्य में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन, डेविड, राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जब भी कोई दो नाम होते तो उनके बीच में एंड आता है। अगर दो नाम से अधिक हो तो हम कोमा का उपयोग करते हैं।
तो रोहन कोमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A1 वेरी वेल एंड यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। दिए गए प्रश्न की जो सही प्रतिक्रिया को चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट हुआ था वो कब हुआ था। तो एक्सीडेंट विल बी हैपन एट 10:30 लास्ट नाइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही काल चुने। आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं म्यूजिक सीखता था। तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। CV या कैरिकुलम विटाई इज आल्सो नोन एज। CV को हम क्या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, रिज्यूम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज डैश देन माइन, जो तुम्हारी पेंसिल है वो मेरी पेंसिल से ज़्यादा नुकीली या शार्प है। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।